उसको हम आज क्लियर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है और उसको कुछ एक नई चीजें पढ़ना कभी कभी आप हिंदी में, और जब आप स्पेशली वर्ण पढ़ना तो ऐसे हमें हिंदी में ये कौन सी चीज, संगम, संगम तो इलाहाबाद, मतलब क्या होता है पहली बात तो ये, संगम का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे, संगम का मतलब होता है मिलना, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम जो हमारी मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है उसमें एक बेसिक सा अंतर है। किया जाए, कैसे बताया जाए, इसके लिए बहुधा हम प्रयोग करते हैं चिन्हों का। यही तो करते हैं, जहां पे थोड़ी देर रुकना है तो कॉमा लगा दिया, जहां पे ज्यादा देर रुकना है तो पूर्ण विराम लगा दिया, ऐसा करके कुछ चिन्हों का, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो पूछने का लहजा अलग हो गया। तो जो मॉड्यूलेशन है मौखिक भाषा में, जो हम अपनी आवाज को ऊपर नीचे करके करते हैं, वह लिखते समय कैसे करेंगे, चिन्हों का उपयोग करके। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते समय रुक जाते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलते हैं, या वाक्य में एक एक शब्द करके बोलते हैं, ऐसी स्थितियां आती, लेकिन वहां पर हम चिन्हों का उपयोग नहीं करते। तो जब कभी भी हमें रुकना होता है किंतु हम चिन्ह उपयोग में नहीं लाते, ऐसी स्थिति को कहा जाता है संगम। बात क्लियर है? संगम क्या है? जब बोलते वक्त हमें बीच में रुकना पड़े लेकिन हम वहां कोई चिन्ह ना लगाए, ऐसे ही बिना चिन्हों के ही हम उसे अगर बोले तो रुक जाए, तो उसे कहते हैं संगम। और संगम के उपयोग में बड़ी सावधानी रखें, कई बार शब्दों के या फिर वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। संगम की स्थिति क्या है, ये कहाँ कहाँ होगा, ये एक शब्द में भी हो सकता है, तब एक शब्द ही है उसे तोड़ के दो जगह हम बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि ये किसी वाक्यांश में आ जाए, उपवाक्य में आ जाए, वाक्य में आ जाए, मतलब कहीं भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखो तब चीजें थोड़ी सही होंगी। शब्द लिखा है तुम्हारा, ठीक, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम इसको तोड़ के बोल लेते हैं और हम बीच में कोई चिन्ह का उपयोग नहीं करते, हम ऐसे बोलते हैं। तो इस स्थिति को, जहां पे हमने बीच में कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया लेकिन उसको अलग अलग करके बोल दिया, तो इसे कहा जाता है संगम। ठीक, मेनली इस बात को समझो, ये तो यहां हो गया। अब शब्दों में विकृति कैसे आती है संगम के कारण। शब्द लिखा है नफीस, ठीक, उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है सुंदर, ये भी याद रखिएगा कभी काम आएगा। नफीस का अर्थ होता है सुंदर। अब देखिए, अगर यहां पे हम संगम का उपयोग करेंगे इसी में, क्या किया हमने, एक वर्ण निकाल लिया, उसको अलग कर लिया, दूसरे को अलग कर दिया, इतना करने पे परिवर्तन कितना आया। अब अर्थ क्या हो गया, अब इसका अर्थ हो गया निःशुल्क, जिसमें फीस नहीं पड़ती, ये तो अर्थ हुआ। नफीस इकट्ठा हमने बोल दिया तो उसका अर्थ है सुंदर, और अगर हमने न और फीस अलग अलग करके बोल दिया तो उसका अर्थ हो गया निःशुल्क। तो संगम की खासियत क्या है, ये किसी एक ही शब्द में भी हो सकता है ये किसी वाक्य में आ जाए, और अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो बहुधा अर्थ बदल जाता है। ये बता इसलिए रहा हूं कि जब वाक्य शुद्धि आएगी तो कई बार ये वाली गलती उसमें शामिल कर दी जाएगी, दिखाया गया होगा नफीस और उसको लिख ऐसे दिया गया होगा, तो यहीं पे गलती होगी। और जब आप बोलते भी हैं, दरअसल जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो वहां पे ऐसी स्थिति होती है। और एक नॉर्मल सा एग्जांपल ऐसे ही देखो, शब्द का ही, शब्द है सोना, ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, स्वर्ण, ठीक। हमने इसको अलग अलग कर दिया दोनों, सोना,
अब क्या हो गया, सो मच, इसका अर्थ क्या है, सो मच। ये तो स्थिति है कब, जब आप इसका उपयोग कर रहे हैं काय में, एक शब्द में। कभी ये भी हो सकता है कि आप इसका उपयोग एक वाक्य में कर रहे हो, वह बैलगाड़ी खींच रहा है, और बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा। वह मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में शाब्दिक तौर पे कोई अंतर है, शब्दों के आधार पे वही सब कुछ लिखा है, मतलब एक भी वर्ण कम या ज्यादा नहीं, केवल और केवल अगर कहीं पे अंतर है तो स्पेसिंग में अंतर है। एक वाक्य में, पहले वाले वाक्य में मैंने बैल और गाड़ी के बीच में स्पेस नहीं दिया है, और दूसरे वाले में क्या कर दिया, दूसरे वाले में स्पेस दे दिया है। दरअसल यहां तो मैं लिख रहा हूं तो चीजें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। ये मौखिक भाषा का क्रम है। अगर इन दोनों को बोलेंगे, अब एक लोग मुझे इनको पढ़ के बताओ और हाव भाव के साथ पढ़ के बताओ दोनों सेंटेंसेस को, एक लोग तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। पढ़ोगे इधर से कोई पढ़े, पढ़ो पढ़ो। हाँ, दूसरा वाक्य पढ़ो। जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं तो उस समय हमारे पास चिन्ह तो होते नहीं, लिखित में क्या होता है, चिन्ह होते हैं। चिन्ह हमें एक्सप्रेशंस दे देते हैं लिखित भाषा में, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, बोलने में एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे, वॉइस को ऊंचा ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, या फिर उसके साथ साथ अपनी भाव भंगिमाओं का उपयोग करेंगे, चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलेंगे, हाथों का यूज करेंगे, हो सकता है बॉडी भी हिले, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप करेंगे, तब चीजें ऊपर नीचे जाएंगी, तब उसका भाव स्पष्ट होगा। इसी को बोलते हैं अनुतान। और मैंने एक लाइन लिखवाई है कि संगीत शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है। तो गीत वीत होते हैं, अगर आप इमेजिन करिए सारे गीत एक जैसे ही गाए गए होते तो क्या अच्छे लगे होते, वो अलग अलग होंगे, अलग गीत। अच्छा, कोई गीत जिस धुन में अच्छा लग रहा है उसके अतिरिक्त आप जबरदस्ती उसमें कोई दूसरी धुन डालो, कोई दूसरी तान डालो, तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो एक्सप्रेशन जहां जैसे होने चाहिए वहां पे वैसे ही एक्सप्रेशंस का उपयोग किया जाए। बहुत सी बार ये देखा जाता है, जनरली जब आप कलाकारों को देखते हैं, ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में होते हैं, स्पेशली चाहे आप ले लीजिए, मान लिया कवियों को ले लीजिए, क्या इस दौर में कुमार विश्वास से बेहतर लिखने वाले लोग नहीं, क्या उनसे अच्छा नहीं लिखते हैं? हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनसे लाखों गुना अच्छा लिखते हैं, लेकिन मंच पे वो लोग आपको पसंद क्यों नहीं आते? हाँ, उनके पास एक्सप्रेशंस नहीं है, वो उन चीजों को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले को उतना बेहतर फील नहीं होता है। तो जो लोग, जिनके पास ऐसी कलाएं हैं जिनका प्रदर्शन करना है, उन लोगों में वो लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं जिनके पास एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, जो अपनी चीजों को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों तक बिल्कुल उसी भाव में पहुंचा पाते हैं जिस भाव के लिए उन्होंने सोच रखा है। ये खासियत होती है, और ये बात केवल वहां नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर जगह लागू होती है। तो जब आप भाषा पढ़ते हैं तो आपको एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए। हालांकि ये बहुत परीक्षा का विषय नहीं हो सकता, कभी अनुतान के बारे में थोड़ा बहुत पूछ दिया जाए, लेकिन जीवन में काम आने वाली चीज है। जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टीचर्स की चीजें आपको उतनी ही समझ में आए, कुछ की कम समझ में आती है, कुछ की ज्यादा समझ में आती है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह टीचर कितना ब्रिलियंट है, कोई लेना देना नहीं है इस बात का कि जो आपको बात ज्यादा समझा दे वो ब्रिलियंट होगा, नहीं। उस टीचर के पास एक कला है जो आपको ज्यादा समझा दे, वो सब्जेक्ट भी आपको समझा देगा जो खुद उसको भी ठीक से नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना आपको एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसके पास एक दूसरी कला है। कौन सी? एक्सप्रेस करने की। अनुतान उसका ठीक ठाक है। और बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट टीचर्स होते हैं, लेकिन बच्चों को वो पसंद नहीं आते। क्यों नहीं पसंद आते? उनका एक्सप्रेशन ठीक नहीं होता, वो उन चीजों को, अपनी चीजों को प्रॉपरली रख नहीं पाते, या उनका बोलचाल, उनका लहजा, उनका बताने का तरीका ऐसा नहीं होता है जो अट्रैक्टिव हो, तो वो अपनी बातों को प्रॉपरली नहीं रख पाते। ये बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे टीचर्स आपको लगेगा कि वो कुछ भी पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ठीक है,
अच्छा है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उनका ये वाला प्रोसेस, अनुतान का प्रोसेस सही होता है, एक्सप्रेशन सही होते हैं, तो यही अनुतान। अब एक एग्जांपल देखो, अनुतान आप कैसे फील करें? अब एक चीज देखते रहना, मैंने क्या लिखा है। चार बार मैंने क्यों लिखा, जबकि एक भी अंतर नहीं है चारों बार लिखने में। पिछली बार बैलगाड़ी लिखा था तो हमने बैल और गाड़ी के बीच में स्पेस दे दिया था, अब की तो सब कुछ बराबर लिखा, चारों बार बराबर लिखा। कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे कैसे? पढ़ना अलग बात होती है, पढ़ने में हाव भाव एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, बोलेंगे कैसे? अब अंतर आ जाए, अब अंतर आ गया चारों में। केवल कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ भी नहीं बदला, केवल कुछ चिन्ह बदल दिए, इधर उधर कर दिए। अब कहने का तरीका देखो, पहला नॉर्मल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, शायद कोई किसी को बता रहा है। ये पूर्ण विराम का मतलब तो ही हुआ, कोई किसी को बता रहा है। किसी ने पूछा होगा कि वे कहाँ गए, तो उसने नॉर्मल कह दिया कि वे घर गए। ये अब लहजा समझना, वे घर गए, ये नॉर्मल बात। दूसरा, इसको कैसे बोलेगा? इसको ये नहीं बोलेगा वे घर गए, इसको बोले, इसको वो आश्चर्य के साथ और थोड़ी अपर टोन में बोलेगा, तब इसको नॉर्मल बोलेगा। इसकी पिच जो है वो डाउन होगी, तब धीरे से बोल देगा। ये बात उतने धीरे नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अभी उसको करना क्या है, प्रश्न करना है, पूछना है। अब पूछेगा वे घर गए, अब यहां गए ऊंचा हो जाएगा, बे ऊंचा रहेगा, घर नीचा रहेगा। ये एक तरीका है बोलने का, क्योंकि यहां वो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तीसरे में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय चिन्ह है। विस्मय चिन्ह की खासियत क्या है कि अचंभा हो गया, तो अब क्या करेगा, टोन और अप हो जाएगी, थोड़ा और जोर बोलेगा। कैसे? अब इसको कैसे बोलेगा? हाँ, वो आश्चर्य हो जाएगा, उसको आश्चर्य होगा, पूछेगा वे घर गए, मतलब अब उसको यकीन नहीं हो रहा कि गए भी हैं कि नहीं हुए। इसको कैसे बोलेगा? अब यहां रुकेगा और इसको अपर टोन में बोलेगा, ये नॉर्मल बोलेगा। मतलब वो ये कहने वाला है कि बे घर गए, मतलब उन्हें नहीं जाना चाहिए था, कोई और जा सकता था, उसका कहने का तरीका अलग है। अब एक ही बात है, अब इस बात को इतने सारे एक्सप्रेशंस के साथ बोला जा सकता है, इसी पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अनुतान। क्लियर हो गया होगा शायद, कुछ रह गया? अनुतान का मतलब किसी सेम बात को अलग अलग पिचेज में, अलग अलग टोन्स में बोलना, वो अनुतान कहलाता है। और इससे बोलने वाला दरअसल किस भाव में बोला है ये सामने वाले को समझ आ जाएगा। अब जब बोलेगा तब ये थोड़ी बोलेगा कि बे घर गए क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोलेगा नहीं, उसके बोलने का लहजा अलग होगा। लिखेगा तो वो अपने एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करे, तो फिर वो चिन्ह लगा के बताएगा कि मैं इससे पूछना चाहता हूँ, इस बात को कहकर पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को कहकर बताना चाहता हूं। लेकिन जब वो बोलेगा तो उसके पास अपने एक्सप्रेशंस होंगे। एक नॉर्मल सा शब्द है, क्या अर्थ होता है इसका? अच्छा, ये एक कॉमन वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, सही बात तो ये है। क्यों होता है? इसको आप कहाँ यूज करेंगे फिर ये बताएगा मेरा अर्थ क्या है। इसको आप कैसे बोलेंगे तब ये बताएगा मेरा अर्थ क्या है। कैसे? आपने कोई काम किया और मुझसे पूछा कैसा, मैंने कहा अच्छा, टोन समझना, मेरी धुन क्या थी, अच्छा, ठीक। तुमने कोई काम किया, मैं बताया था कि ऐसे ऐसे करना, वैसे नहीं किया, बिगाड़ के लाए मेरे पास, तो फिर मेरी टोन इसी अच्छा को कहने में बदल जाएगी।
अच्छा, अब मुंडी ऐसे ऐसे हिल रही है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर। कह तो मैं अच्छा ही रहा हूं, मुंह से शब्द वही निकल रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है। पीछे क्या था? पीछे थोड़ा ठीक था, नॉर्मल बिहेवियर था मेरा कि सही है। और अगर ये विस्मय में चला जाए, मतलब ये अच्छा जो है ऐसे लिख दिया जाए। अब ऐसी स्थिति तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिसपे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने किया है या तुम कर सकते हो, तो फिर अच्छा कैसे बोला जाएगा? तो अब भाव भंगिमाएं बदलेंगी, भावें ऊपर चढ़ जाएंगी, और फिर व्यक्ति बोलेगा अच्छा। अब कहने का तरीका उसका बदल गया। जब व्यक्ति डिसअप्रूवल दिखाएगा, अच्छा कह के ही मना भी करेगा, अच्छा कह के मना भी किया जा सकता है, कह अच्छा ही रहा है लेकिन मना भी कर सकता है। अब उसका अच्छा लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब चारों बार अच्छा बदल रहा है, और ये सब किसके कारण हो रहा है? अनुतान के कारण। ठीक, तो ये चीज क्लियर कर लो। दो चीजें आपकी क्लियर हुई आज, और ये थोड़ी अलग है, मतलब बहुत आपके सिलेबस का विषय नहीं है, लेकिन भाषा को अगर सही से समझना है, आगे अभी संधियां उन्धियां पढ़ोगे तो गलतियां ना हो, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक चीज संगम होगी, वहां क्या है, स्पेसिंग होती है, बीच में गैप दिया जाता है बोलते समय, उसको संगम बोलते हैं। दूसरा है अनुतान, बोलते समय चीजों में उतार चढ़ाव ले आना अपने आधार पर। ठीक है, लिख तो लिया ये इसको। अगली हेडिंग डालो बालाघात। बलाघात, बलाघात या इसी को बोलते हैं स्वराघात। बलाघात या स्वराघात। अब ये क्या है, एक लाइन में इसको लिख लीजिए। देखिए, स्वरों पर जोर देना, स्वरों पर जोर देना, स्वरों पर जोर देना बलाघात या स्वराघात है। स्वरों पर जोर देना बलाघात या स्वराघात है। ये तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार का कैसा? पहला जो बलाघात होता है उसको कहते हैं वर्ण बलाघात। दूसरा जो है उसको कहते हैं शब्द बलाघात। और जो तीसरा है उसको कहते हैं वाक्य बलाघात। अब जरा समझ लीजिए, ठीक है, लिख तो लिया, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। देखो, पहली चीज, वर्ण बलाघात का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ण पर हम स्वर का प्रेशर बढ़ा दें, और स्वर का प्रेशर हम बोलते समय बढ़ा सकते हैं, जब हम लिखेंगे तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, ये तो होगा। जब ऐसा होता है तो अक्सर अर्थ बदल जाते हैं, ऐसा होने पे अक्सर अर्थ बदल जाते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है लुट, ठीक, और इस पे हमें वर्ण पे बलाघात लानी है। लुट था, और बलाघात का मतलब हुआ स्वर को बढ़ा देना, ठीक, तो हमने स्वर बढ़ा दिया, लुट की जगह पे हो गया लूट। अब इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है वो चेंज हो गया। लूट मतलब खुद, और लूट मतलब दूसरे को, बदल गया। पिट और पीट। तो इसमें क्या वर्ण बलाघात की खासियत क्या हुई? किसी वर्ण पे मात्रा बढ़ जाती है, और मात्रा बढ़ेगा तो अर्थ बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है शब्द बलाघात। कभी कभी हम शब्दों को प्रेशराइज करने के लिए अतिरिक्त शब्दों का उपयोग करते हैं। इस बात का काम पड़ेगा आपको कहां? वाक्य शुद्धि में। कई बार हम सेम
शब्दों का उपयोग 2 बार कर देते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस सही है गलत है, अगर सही है तो सही है और अगर गलत है तो फिर गलत क्यों है? हाँ, मैं लगा है, मैं नहीं लगना चाहिए। अब देखो, तो मैंने क्या किया फिर, अब दोनों सेंटेंसेस में अंतर कहाँ आया? ये जो दर लगा है ना, ये फारसी है, फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है मैं, इसका भी मतलब होता है मैं। और फिर हमने एक बार फिर लगा दिया मैं, तो हमने 2 बार मैं का यूज कर दिया, 2 बार मैं का यूज कर दिया, तो एक बार नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम मैं लगा रहे हैं तो दर ना लगाएं, और दर लगा रहे हैं तो मैं ना लगाएं। इस सेंटेंस को देखो, इतना होने के बावजूद भी वह रुका रहा। सही लग रहा है या गलत है? क्यों गलत है? हाँ, जब बावजूद लगाए तो भी लगाने की जरूरत नहीं है, भी लगाए थे तो बावजूद ना लगाते। बावजूद का मतलब ही भाई है, बावजूद में भी है, इंक्लूडेड है, शामिल है। ठीक, ऐसे ही आप कहीं का उपयोग करते हो, कभी का उपयोग करते हो, उसके बाद जो भी लगाते हो वो गलत होता है, वो नहीं लगाना चाहिए। ये कहाँ आता है? स्वराघात में, या फिर इसी को बोलते हैं बलाघात। ठीक, अब तीसरा है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात का मतलब होता है प्रेशराइजेशन ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द को प्रेशर में लेकर के बोल। जरा इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सा सेंटेंस हो सकता है, ये नॉर्मल ना, इसमें कुछ स्पेशल बताने का प्रयास किया गया। कहीं भी बलाघात का उपयोग इस सेंटेंस में किया जा सकता है, अर्थात सीधा मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी एक सेंटेंस को प्रेशर देके बोला जा सकता है, और प्रेशर देके बोला जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा, सेंटेंस यही रहेगा। आप कुछ भी नहीं करना, केवल प्रेशर देके बोलना है, और वहां पे थोड़ा स्पेसिंग देनी है, उसको तेज बोलना है, थोड़ा रुक जाना है नॉर्मली। अब देखिए, इस पे बलाघात का उपयोग करना है, स्वराघात का उपयोग करना है, और अब आप इसको पढ़ेंगे। आप कहेंगे पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए। अब क्या है सवाल, क्वेश्चन मार्क लग गया कि और कौन ने दिए, कि अब पिताजी नहीं दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, अगर आपने कितना कर दिया, पिताजी को तेज बोल दिया, तो तेज बोल के आप रुक गए, पिताजी ने आपको 10 रुपए दिए। अब यहाँ दूसरा, अब बाकी सब नॉर्मल बोलना है, इसकी पिच बदलनी है। पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए, मतलब किसी और को दे सकते थे, तुम्हें तो दे ही नहीं सकते थे, अर्थ बदल गया। इस पे लगाओ, बाकी सब नॉर्मल रहना है, इसको ऊपर नीचे करना है। पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए, मतलब कम ज्यादा दे सकते थे, 10 तो नहीं देने चाहिए थे। अब आपके सवाल बदल रहे, केवल एक ही सेंटेंस है, उसी सेंटेंस पे आप स्वराघात कहाँ कर रहे हैं, वो आपका अर्थ बदल रहा है। केवल आप क्या कर रहे हैं, इसको जोर कर रहे हैं, स्वराघात कर रहे हैं, उसका उपयोग मतलब तेजी के साथ कर रहे हैं, तेज बोल रहे हैं। इसे तेज बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, इसे तेज बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा। अगर इसे तेज बोल दिया तो फिर कुछ और अर्थ निकलेगा कि पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए, वैसे तो वो ले लेते हैं, इसका मतलब फिर ये निकलेगा। वो चीज बदल जाएगी, जिस पे आप प्रेशराइज करेंगे वो चीज ऑटोमेटिक स्वतः बदल जाएगी। ये खासियत होती है बलाघात या स्वराघात की।
मोटे तौर पे ये समझो, बलाघात तो स्वराघात क्या है, ये वर्ण शब्द और वो सब छोड़ दो, मोटे तौर पे इतना समझ लो कि बलाघात का मतलब हुआ कि जब आप टोन को ऊंचा कर लेते हैं, और टोन सदैव ऊंची होगी, किसी स्वर की होगी, व्यंजन की तो टोन ऊंची होगी नहीं, किसी की टोन ऊंची करेगा तो वो स्वर ही ऊंचा होगा, तो स्वर ऊंचा होगा उसे स्वराघात कहते हैं, और इतना होने से अर्थ या भाव चेंज हो जाते हैं। बस खास बात यह है कि इसके अर्थ या भाव ऐसी स्थितियों में चेंज हो जाते हैं। इतना लिख लिया है, आगे हेडिंग डाल लो एक और, अक्षर। अक्षर अक्षर यहां से आपके एक आध प्रश्न बन जाते हैं अब जो मैं बताने वाला हूं। नॉर्मली ऐसा समझो, अक्षर आप क्या मानते हैं, अक्षर और ध्वनि को आप सामान्यतया या वर्ण को एक ही मान लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है अक्षर, वर्ण और ध्वनि। और वर्ण एक ही है, उनमें एक बेसिक सा अंतर है कि ध्वनि है मौखिक, वर्ण है लिखित, ठीक। लेकिन अक्षर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, अक्षर एक बृहद रूप है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये शब्द लिखा है और आपसे पूछा जाए इसमें कितने अक्षर हैं, इतना कठिन थोड़ी है, इसमें कितने अक्षर हैं, ठीक। इसमें अक्षरों की संख्या है 2। अब मैं पूछूं इसमें कितनी ध्वनियां हैं, वेरी गुड। अक्षर और वर्ण के बीच का अंतर मेरी समझ से मालूम हो गया होगा। क्या मालूम हुआ? अब अगर मालूम नहीं हुआ तो तुम गिन नहीं पाते, सही गिने, बिल्कुल ठीक गिने, कोई गलती नहीं है। अक्षर 2 है, वर्ण या ध्वनि 4 है। अगर गिन लिए हैं तो अंतर पता हो गया। अब मुझे जो तुम्हें पता हो गया मुझे बता दो बस, पता तो है, ये तो क्लियर है, पता तो हो ही गया, क्योंकि अगर पता ना होता तो गिनते कैसे, कैसे कैसे क्या किया इसको गिनने के लिए, बता दो। हाँ देखो, अक्षर का सीधा मतलब हुआ, अक्षर थोड़ा सा संयुक्त हो सकता है, थोड़ा सा संयुक्त का मतलब उस पर मात्रा वात्रा होगी तब भी हम उसे एक ही गिनेंगे, ठीक है। मात्रा वात्रा है तो भी हम उसे एक ही गिनेंगे। लेकिन जब बात वर्ण किया जाएगी तो वर्ण को वहां तक तोड़ के गिनेंगे कि उससे आगे उसको तोड़ा ना जा सके, बिल्कुल फाइनल। मतलब हमने फिर क्या किया, ये 4 गिने तो हमने क्या किया, सा अलग, उस पे एक की मात्रा वो एक, फिर ना एक, और फिर उस पे आ की मात्रा वो एक, ऐसे करके 4 हो गए। तो ये हुए ध्वनिया या ये हुए वर्ण। और अक्षर में क्या है, एक सा है और मात्रा वात्रा है तो है। तो अक्षर जो है वो वर्ण का थोड़ा बड़ा रूप है, मतलब उसमें मात्राएं जुड़ी हुई हो सकती हैं, उसको हम अक्षर कहेंगे। ये थोड़ा डीप विभेदन है, नॉर्मली हम वर्ण अक्षर एक ही कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कह देते हैं, लेकिन वर्ण अलग है और अक्षर अलग है। अब असली प्रश्न आएगा आपका, प्रश्न यहां से शुरू होगा, लिख लो थोड़ा। ये तो क्लियर हो गया कि अक्षर क्या है, लिखो। अक्षर 2 तरह के होते हैं। पहला बद्धाक्षर, बद्धाक्षर, और इसमें एक लाइन लिख लो, जब अंतिम वर्ण, जब अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, जब अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, जब अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, बद्धाक्षर, ठीक। अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, जैसे, ठीक है, श्रीमान, लास्ट में हलंत लगा हुआ है, ठीक। या जगत, लास्ट में क्या हलंत लगा हुआ है। तो जब अंत में हलंत लगा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, बद्धाक्षर है, ठीक। दूसरा अक्षर लिखो, उसे लिखते हैं, दूसरे टाइप का जो होता है उसको कहते हैं मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर, ठीक? दूसरा है मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर।
लिख लीजिए, जब अंतिम वर्ण पर या अंतिम ध्वनि पर स्वर हो, अंतिम ध्वनि पर स्वर हो, तो दुनिया में दो ही तरह के हो सकते हैं अक्षर। या तो अंत में आधा अक्षर आएगा, मतलब हलंत लगा होगा, या फिर पूरा आएगा, तो फिर पूरा आएगा का मतलब फिर उस पर मात्रा चढ़ी हुई है। अगर मात्रा आपको नहीं दिख रही है तब भी ये तो क्लियर ही है कि उसमें छोटा आ शामिल है, तो कम से कम मात्रा तो चढ़ी हुई है। तो बाकी सारे वर्ण जो भी आएंगे जिनमें लास्ट में हलंत नहीं लगा, वो सब क्या हो गए? मुक्ताक्षर हो गए सारे। अगर लास्ट में हलंत नहीं लगा तो वो मुक्ताक्षर हो गए। कुछ भी जो भी है वो सब ऐसे ही है। ठीक, अगली हेडिंग डालो, युक्ताक्षर द्वित्व। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। युक्ताक्षर या फिर इसी को बोलते हैं द्वित्व, युक्ताक्षर द्वित्व, या एक और नाम इसका हो जाता है युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युक्ताक्षर द्वित्व, युग्मक ध्वनि। नाम में कुछ हो रहा है, युक्ताक्षर जुड़े हुए, द्वित्व मतलब दो, फिर युग्मक ध्वनि जो ध्वनि युग्म में आए, जैसे पक्का, का आधा, फिर का पूरा। तो एक ही वर्ण दो बार यूज किया जाए, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बस ये नाम याद रखिएगा, प्रश्न आता है। दिल्ली, ठीक है, दो ला आए हुए हैं। कुत्ता, पिल्ला, लल्ला, सब कैसे हैं? हाँ, नहीं सब वैसे ही नहीं है, इस चक्कर मत रहना कि कुत्ता पिल्ला लल्ला सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में द्वित्व आया हुआ है, दो वर्ण आए हुए हैं और सेम टाइप के आधे आधे आए। ठीक है, जब सेम टाइप के आए तो कहेंगे उसको द्वित्व। मोस्टली इसी नाम से पूछा जाता है, द्वित्व का नाम से पूछा जाता है। अब पूछने वाले के मूड की बात है, कभी वो लिख दे युग्मक ध्वनि या कभी वो लिख दे युक्ताक्षर, तो उसके मूड की बात है, आपको सारी बातें याद रखनी। मोस्टली अभी तक जब भी पूछा गया है तो इसको नाम दिया गया है द्वित्व। ठीक है, द्वित्व व्यंजन करके पूछा गया है, तो द्वित्व व्यंजन ये होते हैं, याद रखिएगा। एक और चीज आती है, उसको और लिख लो, उसको कहते हैं व्यंजन गुच्छ। ये आधे अक्षरों के प्रयोग की बात है। दूसरा है व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ में क्या है, इस चीज में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, मतलब होगा वहां भी यही, एक आधा अक्षर आएगा एक पूरा आएगा, यही होगा, लेकिन आधा दूसरा आएगा और पूरा दूसरा आएगा। जैसे चिन्ह, ठीक, चिन्ह। अब इसमें दो अलग अलग आए, अगर यही लिखा होता भिन्न, अब इसमें दो ना ही आए, ये हो गया युक्ताक्षर या द्विज। तो ये क्या है, ये व्यंजन कुछ है क्योंकि इसमें एक अलग व्यंजन है दूसरा अलग व्यंजन है। अब मैं एक और ऐसी शब्द लिख रहा हूं, गड्ढा, ये व्यंजन गुच्छ है या युक्ताक्षर है? ये व्यंजन युक्ताक्षर है। एक डा है एक ढा है, तो ये अलग अलग है भाई, अलग अलग है तो क्या है, व्यंजन गुच्छ है। युक्ताक्षर या द्वित्व कब होगा, जब एक ही हो दो बार, ठीक, और जब दो अलग अलग हो तो उसे व्यंजन गुच्छ कहेंगे, व्यंजनों का गुच्छा है, मतलब वो इकट्ठे करके पूछे गए। ठीक है, एक और शब्द ऐसे ले लो, क्या है, ये व्यंजन गुच्छ है। अब प्रश्न ये है, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन गुच्छ है? ठीक है, ये प्रश्न है। विकल्प, मुद्दा लिखा है, ठीक है,
बताओ, निम्न में से किसमें व्यंजन गुच्छ का उपयोग किया गया है? पहला शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है मुद्दा, तीसरा शब्द है जिन्ना, और चौथा विकल्प ये कहता है कि इनमें से कहीं भी व्यंजन गुच्छ नहीं है। समझ में आ गया कि है? कैसे है? वो जो धा है, जो बना हुआ है, वो दरअसल आधा दा और या है, ऐसे तो है। तो क्या हो गया? वो हो गया व्यंजन गुच्छ, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अक्षर हो गए, यद्वित्व हो गए, ठीक है। और फिर कोई नहीं कहने की जरूरत ही नहीं रही। क्लियर? ऐसे ऐसा प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जो दिख नहीं रहा है कि इसमें दो है, लेकिन उसके भीतर दो हैं। तो ऐसे खासकर ये धा वगैरह है, ये आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अब अगली एक और हेडिंग डाल लो, एक और कॉन्सेप्ट आज सीख लो बस। हेडिंग डालो, वर्ण वियोजन एवं वर्ण संयोजन। वर्ण वियोजन एवं वर्ण संयोजन, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये संधि सीखने का पहला कार्य है। वर्ण वियोजन एवं संयोजन, वर्ण वियोजन एवं संयोजन, ठीक है। अर्थ तो पता ही है, वियोजन और संयोजन का मतलब क्या है? वियोजन मतलब होता है तोड़ना, और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो वर्णों को तोड़ना और जोड़ना, बस संधि यहीं से शुरू होती है। इसीलिए मैंने आज इतना पढ़ाया, ताकि कल आपकी प्रॉपरली सही से शुरू हो पाए, और उससे पहले आपको समझ विकसित कर ले, ठीक है। कोई सा एक शब्द ले लो, एक शब्द ले लिया, राहु, ये नॉर्मल सा शब्द है। प्रश्न आएगा कि इसका वर्ण वियोजन कीजिए। तो वर्ण वियोजन करने का मतलब होता है इसको वर्णों तक ले जाकर के तोड़ देना, मतलब फिर और तोड़ने का मन करे तो ना तोड़ पाओ, वहां तक ले जाकर के तोड़ना, वो कहलाता है वर्ण वियोजन। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी हमने वर्ण गिनवाए थे, वो लिखा था शब्द, सेना लिखा था, कहा था अक्षर गिनो तो कहा दो, वर्ण गिनो तो कहा चार। तो वो जो चार गिने थे, ऐसे ही करके उसको तोड़ देना, ये वर्ण वियोजन कहलाता है। तो तोड़िए। सबसे पहले रा है, तो रा ले लीजिए, वो भी कितना? आधा, ठीक है। अब इसमें से मात्रा अलग निकाल लीजिए, आ, ठीक है। फिर उसके बाद हा ले लीजिए, वो भी कैसा? आधा। फिर इसकी मात्रा अलग निकाल लीजिए, ऊ, ठीक। फिर उसके बाद ला ले लीजिए, वो भी कैसा? आधा। और इसका भी छोटा आ अलग निकाल लीजिए। ये जो आपने किया है, ये क्या कहलाएगा? वर्ण वियोजन। इसे कहेंगे वर्ण वियोजन। अब यही काम अगर उल्टा करना पड़ जाए आपको, ये भी हो सकता है कि उल्टा करना पड़ जाए। उल्टा कैसे करना पड़ जाए? अब ये जो मैंने लिखा है, इसको इकट्ठा करके लिख दो। हाँ? अब ये क्या लिख गया? ये लिख गया विद्या, या वही वैसे जैसे लिख रहे थे, ऐसे, एक ही बात। ये काम जो आपने किया, ये क्या कहलाया? ये हो गया वर्ण संयोजन। और जो पहले किया था, ये क्या कहलाया? वर्ण वियोजन, ठीक। कितना कर लेंगे? क्लियर है? सब कर लेंगे इतना? मैं दो तीन लिखे दे रहा हूं, करिए। इन शब्दों का वर्ण वियोजन करना है, चार शब्दों का, करिए। क्योंकि संधि में यही काम आएगा बार बार।